उतना टाइम तो हर टाइम तो आपके पास रहता ही है ना, बट क्लास के इन्वायरमेंट में जब रहो ना तो टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ किया कर। इससे क्या होता है ना, माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा आपका सब्जेक्ट को सीखने के लिए जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है। अदरवाइज डिस्ट्रैक्टेड हो गया। हमने क्या बोला है कि साइंस है ये, कि अगर आप एक्साइटिंग चीज कर रहे हो तो उसके बाद की चीजें जो लेस इंटरेस्टिंग होंगी वो बोरिंग लगेंगी, मजा नहीं आएगा पढ़ने, लगेगा कितना जल्दी फ्री हो जाए। समझ रहे बात? तो इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल होने मत दो, मोबाइल आपको ना यूज करने लग जाए। आजकल के 95% जनरेशन को मोबाइल यूज कर रहा है, उनको लग रहा है कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली हो ये रहा है कि मोबाइल उनको यूज कर रहे हैं। अब उनके कंट्रोल में। तो जब क्लास में रहे ना तो इस चीज का ख्याल रखिए कि एटलीस्ट फॉर दोस टाइम जिस समय क्लास में इंटर कर जाओ तो ध्यान रखो कि हमको सीखना है, टॉपिक सीखना है, या क्या होने वाला है, क्या होमवर्क मिला है, इन सब से रिलेटेड आपको थोड़ा सा आपके अंदर क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। क्योंकि मेंटल प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जितना जल्दी अपने माइंड को प्रिपेयर करोगे किसी भी चीज के लिए ना, आप उतने अच्छे से सीखोगे। तो द बेस्ट पार्ट इज, तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर मेंटल प्रिपरेशन। सो रहे हैं तो कल क्लास उठना है, होमवर्क कर लिया है, टॉपिक मेरा कवर हो गया है, ये सब एनालिसिस सब साइड में आपके रहना चाहिए। कितने स्टूडेंट हैं जिनका चैप्टर वाइज जो है कि असेसमेंट हो रखा है कि मेरा ये चैप्टर अच्छा हो गया है, ये चैप्टर में वीक है, इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है किसी के पास? कितने लोग हैं ऐसे? एक। और कोई? बताया तो सबको है हमने, ऐसा तो नहीं है कि एक्सेप्शनली किसी को बताया, बताया तो सबको है कि आपको ऐसा एनालिसिस करना चाहिए जिससे आपको अपना ओन परफॉर्मेंस पता चले कि आप हैं, आपका कौन सा टॉपिक अच्छा हो गया और कौन से टॉपिक में आपके अंदर कमी है, सो दैट कि आप उसके लिए भी टाइम निकाल के उसको रिवाइज कर सको। और इतना टाइम तो है। ठीक है। और टाइम निकालना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही। और फीलिंग स्टूडेंट्स और सबके अंदर आज के डेट में क्या है कि टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसा लगता है कि टाइम ही खत्म हो जा रहा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है। लग रहा है ना? बोल नहीं रहा है कोई। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि टाइम खत्म हो जा रहा है, इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पा रहा है, कल से करेंगे वाला फीलिंग बहुत ज्यादा है ना? तो इस कल को आज में बदलो, नहीं तो तुम्हारा जो आने वाला कल है ना वो डिलेड होता रहेगा। न्यू टॉपिक हम लोग आज करेंगे। जो चैप्टर भी एंड हो जाए ना, ये समझिए कि उस चैप्टर को रिवाइज करना, उसमें जहां जहां में आपके अंदर कमी है उसके परफॉर्मेंस को बेटर करना, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है ना? अभी जो हम लोग चैप्टर करेंगे दैट इज फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट के टॉपिक में हम लोग यहाँ पर जो पोर्शन रिकॉर्डिंग में जाएगा वो बस इतना ही कि कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बस। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो ऐप पर जितना लेक्चर्स ऐप में अब से चैप्टर में आएगा ना वो सब इंपॉर्टेंट होगा, मतलब उतना लेक्चर हर एक स्टूडेंट का कवर्ड होना चाहिए। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर नहीं है तो चैप्टर क्लियर नहीं हो। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम ये इंश्योर करेंगे कि क्लास में आप लोगों का इतना प्रैक्टिस हो जाए दैट यू गेट कॉन्फिडेंस कि अब हमसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन जाए, विद एडजस्टमेंट वाला हो या विदाउट, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे हम। तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बढ़ने वाला है। और इनफैक्ट आप लोग अगर क्लास में आ रहे हो, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले, एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट। ठीक है? इफ द क्वेश्चन इज शेयर्ड विद यू, स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चन। ये नहीं कि यहाँ पे कोई एक चीज ये अपने अंदर मोटिवेशन बनाओ कि आपको ना कोई ऐसे सीसीटीवी लगा के या कोई खड़ा करके उसके बाद पढ़ा रहा है तभी आप पढ़ रहे हो, ये 10वां तक चलेगा, इसके ऊपर नहीं चलेगा। ठीक है, हम यहाँ पर मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स नहीं है, घर पे रहते तो पेरेंट्स थोड़ा गाइड करते थे, आप बहुत सारे लोग गांव से आए हो, यहाँ वहाँ बैठ के रूम वगैरह लेकर के पढ़ रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, तो वहां पे ना आपके जो है कि डाइवर्ट होने का चांसेस ज्यादा है।
कोई तो देख नहीं रहा, कोई तो इवेलुएट नहीं कर रहा। लेकिन कीप दैट इन माइंड कि ये करियर किसका है, आपके पेरेंट्स का है। किसका करियर है? आपके पेरेंट्स ने आपकी पढ़ाई के ऊपर खर्च करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको सही तरीके से करें। अगर नहीं कर रहे ना तो हम दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ इनजस्टिस कर, समझ। और ये नहीं कर रहे हैं। तो कोई बोले ना बोले, हमको खुद पता होना चाहिए कि हमको इस टाइम पे अपना वर्क कर लेना है। वो काम बहुत लिमिटेड है, वो 5-6 घंटा अपना पढ़ाई का पोर्शन मेकअप कर लीजिए, सेल्फ स्टडी का 5-6 घंटा, और 1-2 घंटा क्लासों का 8 घंटा फिनिश। उसके बाद तो आप घंटे आपके पास 8 आवर्स है, यू हैव 8 आवर्स। करना है करो, घूमो फिरो, ट्रैवल करो, अच्छे दोस्तों के साथ उठो बैठो, अच्छे दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग करियर में सिर्फ इसी वजह से बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनका ग्रुप सर्किल सही नहीं। तो देख लीजिए अपने आसपास कि कौन आपको कोयले के खान में कोयले का जो है धूल गर्दा ले जा रहा है लगाने के लिए, और कौन जो है आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड करा जो आपको आगे ले जाएगा करियर में। देखिए, डिसाइड करिए अपने से। मतलब कहने का ये कि आपको खुद से पढ़ने का आना चाहिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हमको करना है, हमको करना है। इफ दैट इज नॉट द केस ना, आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। मतलब जिस समय ये अभी एजुकेशन रिवॉल्यूशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग का दौर है, अभी इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली आप तक पहुंच रहा है, बहुत फास्ट पहुंच रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को लग रहा था कि वाह क्या जनरेशन है, ये जनरेशन तो तूफान लाने वाली, मतलब नॉलेज के मामले में। यू वर थिंकिंग लाइक दैट कि मतलब इनको तो हर कुछ मिल रहा है, मतलब इनका डॉट्स क्लियरिंग कुछ सेकंड में हो जा रहा है। परफॉर्मेंस तो कहाँ से कहाँ जाएगा। आप बहुत सारे टीचर्स का, वाकई में जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ना, वो टीचर्स का हालत खराब करने वाले हैं, क्योंकि वो एक कदम आगे आगे बढ़ेंगे। खास करके उन टीचर्स का जो ट्रेडिशनली पढ़ाते हैं, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, लेटेस्ट नॉलेज से अवेयर नहीं हो रहे, उनका तो हालत खराब होने वाला है अगर उनके पास पढ़ने वाला बच्चा आ गया, क्योंकि वो कहाँ कहाँ से नॉलेज उठा के लाएगा उसको खुद भी नहीं पता। समझ रहे हो? ये टाइम है जहाँ पर खड़े रहो, बाहर आके पीछे आओ, पीछे खड़े रहो, अंदर आओ, दोनों अंदर आओ, दोनों अंदर आओ। 5 मिनट पीछे पनिशमेंट के तौर पे खड़े रहो, उसके बाद बैठना है। कहाँ थे? सो क्या भी उठेगा? मतलब 7:30 बजे रखा तो 8 बजे आएंगे, 8 बजे रखा तो साढ़े एग्जैक्टली। हमने 8 बजे आने का बोला है, ठीक है, कि 8 बजे हम लोग साफ स्टार्ट कर लेंगे। आज पेट्रोल खत्म हो गया, तुमको कैसे पता? मैसेज आया क्या? अच्छा, 5 मिनट पेट्रोल, क्या 5 मिनट तुम लोग का रिचार्ज हो जाए उसके बाद बैठना। हाँ, तुम पहुंचाए, तुम पहुंचाए। अच्छा, उसके बाद भी लेट हो गया। मजाक कर रहा है कि सीरियस है? चलो ठीक है, ये बात ध्यान रहेगा आपसे कि टॉपिक आपको अपना खुद से कवर करना है, ये माइंड में रखना है कि पढ़ाई आपके लिए करियर बनाएगा आपका, ठीक है, आपके किसी घर वाले रिश्तेदार का नहीं। रिश्तेदार तो चक्कर में कि ना सक्सेसफुल हो, आस पड़ोस के दोस्त और सबको चाह रहा है कि ये तो ना सक्सेस, हम सक्सेस ना हो तो ये भी ना हो। समझ आ जाओ, बैठो आगे, टाइम पे हो ना, नुकसान किसका होगा, मेरा होगा कि तुम्हारा होगा? तो हमने क्या बोला कि अब से उतना ही लेक्चर अपलोडेड होगा जो कॉन्सेप्ट लेक्चर है, और हर एक स्टूडेंट का ये सारा लेक्चर कवर होना चाहिए, ठीक है। कोई ये एक्सक्यूज आकर के ना दे कि सर इसका कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अब हम लोग रिकॉर्डिंग करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको हर हाल में कवर करना है। प्लीज मेक साइलेंस, कॉन्सेप्ट चल रहा हो तो साइलेंस मेंटेन करिए, ठीक है। बीच में आपको अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हो, वो भी अपने स्टडीज से रिलेटेड। तो कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 है आज, ठीक है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे मीनिंग कि फाइनल अकाउंट है क्या, इसमें कितने स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उन स्टेटमेंट्स को बनाने के पीछे का रीजन क्या होता है,
अगर वो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो हम कौन सा इंफॉर्मेशन जानेंगे, और वो स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे करें, ये सारा इंफॉर्मेशन। तो फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले हम लोग बात कर ले फाइनल अकाउंट, जैसा कि ये टर्म बता रहा है अकाउंट्स के आगे फाइनल वर्ड की अब इसके बाद कोई अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं। सो फॉर ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन सबसे एंड में जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल। सो फाइनल अकाउंट्स रेफर्स टू दोज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स दैट इज प्रिपेयर्ड इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो कब प्रिपेयर हो रहा है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ईयर एंड में प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर टू रीजंस, दो रीजंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कितने रीजन के लिए? क्या है वो? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस जानना। पहला रीजन क्या है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, मतलब प्रॉफिट और लॉस जानना, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है कि। एंड रीजन नंबर टू, फाइनेंशियल पोजीशन जानना। और जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का, वी आर टॉकिंग अबाउट एसेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन जानने से ये आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर कैसा है, डूबने वाला तो नहीं, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये अंदाजा लग जाएगा इससे, फाइनेंशियल पोजीशन। सो फाइनल अकाउंट्स वो स्टेटमेंट्स जो अकाउंटिंग ईयर एंड में प्रिपेयर करा जाता है, किस लिए? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। रिपीट, फाइनल अकाउंट क्या है? वो अकाउंट जो कब प्रिपेयर करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, सिर्फ लास्ट नहीं बोलना है, लास्ट कौन सा लास्ट बोलना है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जब खत्म करते हैं ना, उस टाइम पे प्रिपेयर करते हैं। क्यों? इट इज प्रिपेयर्ड टू नो, टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हो गया पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इज दैट क्लियर? चले, अब देखो फाइनल अकाउंट, जैसे आप अभी बिजनेस गाइडेंस में पढ़ रहे हो, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कंपनी, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट सेम तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं होता, देयर आर डिफरेंसेस। तो सबसे पहला सवाल है कि हम लोग फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन कौन से टाइप ऑफ बिजनेस का सीखने वाले हैं? द आंसर इज सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या सीखने वाले हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स हम लोग सीखने वाले हैं। अब ये जो यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सिंगल ओनर का बिजनेस होता है वो दो तरह का होता है। एक कहलाता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपके लोकेलिटी का मैक्सिमम शॉप जहां से आप कोई सामान खरीदते हो, करते क्या है, गुड्स खरीद के लाते हैं और बेचते हैं। बना के बेचते हैं क्या? खरीद के लाके बेच रहे ना। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनल अकाउंट्स किस ऑर्गेनाइजेशन का? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, जो गुड्स बना नहीं रहा है, लाकर सेल आउट कर। ठीक है, 90% मैक्स मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको जो सोसाइटी में दिखेगा वो आपको कौन सा होगा? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके सब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं, देयर आर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। आपके लोकेलिटी का वो आइसक्रीम शॉप देखे होगे, इसका एग्जांपल है। आपके लोकेलिटी का वो कॉफी बनाने वाली फैक्ट्री, क्या है वो? है ना। कैंडल मेकिंग फर्म, क्या है वो? शूज मेकिंग फर्म, क्या है वो? ये सब हो रहा है ना मैन्युफैक्चर। तो ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो इश्यूज है वो ये है कि वो गुड्स बना के बेचते हैं। क्या करते हैं? जो गुड्स खरीद कर ला रहा है तो उसको कॉस्ट मालूम है ना। अगर आप गुड्स खरीद के ला के बेच रहे हो तो तुमको पता है ना कितने पे लाए। लेकिन अगर गुड्स बना के बेच रहे हो तो तुमको पता है कितने में बन गया। एस्टिमेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओनली दैट्स द डिफरेंस हियर। कि देखो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकम स्टेटमेंट है, उसके इनकम स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि उसको कॉस्ट निकालना है वो गुड्स जो वो बेच रहा है उसका, क्योंकि उसको कॉस्ट ऑलरेडी मालूम है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उनको क्या करना है, ये जानने के लिए कि जो गुड्स उसने बनाया है वो उसका लागत कितना पड़ा, एक और स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो लेट अस जस्ट सी कि इनकम स्टेटमेंट कितने हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन में। तो देखो ट्रेडिंग कंसर्न में इनकम स्टेटमेंट है 2। कौन कौन है? एक है ट्रेडिंग अकाउंट
और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट कहते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इनकम स्टेटमेंट कितने हैं? देखो, वो जिसको डिस्टर्ब करेगा ना हम उसको डिस्टर्ब करेंगे, कीप दैट इन माइंड। हम उसको छोड़ देंगे फिर, ठीक है, जिसको चाहे डिस्टर्ब कर, लेकिन जो डिस्टर्ब हुआ हम सवाल उसी से करेंगे, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। वो अपने नहीं फंसेगा, तुम लोग को फंसाएगा। बैठो। Now listen, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं लोग? ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम स्टेटमेंट कितना बनाएंगे? दो। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड। ट्रेडिंग अकाउंट ये जानने के लिए कि जो वो गुड्स बेच रहा है ना वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। पहले स्टेप में तो नुकसान का सौदा नहीं कर लिया कि गुड्स ला करके जो बेच रहा है वहीं पे उसको लॉस हो रहा है, समझ रहे हो? ऐसा बिजनेस पहले ही पता है कि डूबने वाला है। तो द फर्स्ट पार्ट इज ये जानना कि ग्रॉस प्रॉफिट है या लॉस है, मतलब जो गुड्स आप खरीद के ला रहे हो और बेच दे रहे हो उस टाइम पे क्या प्रॉफिट है आपका। ये इंफॉर्मेशन जान के आपको ये पता लग जाएगा कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। इज दैट क्लियर? ये जानने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या कैलकुलेट होगा इससे? ग्रॉस प्रॉफिट एंड। इसके जस्ट बाद आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा सिर्फ उतना ही तक नहीं होता है कि उसने गुड्स खरीद के लाया और बेच दिया, उसके बाद भी बहुत सारे खर्चे, स्टाफ की सैलरी है, क्लीनिंग एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, और ऐसे बहुत सारे ढेर खर्चे हैं, उसको भी तो करना है ना। और उसके अलावा गुड्स को बेचने के अलावा भी और साइड इनकम भी होते हैं। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉफिट या लॉस है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है ना। उसके लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन मालूम चलेगा उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है। आप लोग को इमेज एक स्टूडेंट को बोल देंगे, शेयर कर लोगे, वहां पर से घर पे नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ समझने में फोकस करना है। तो ट्रेडिंग कंसर्न इनकम स्टेटमेंट कितना बना रहे हैं? दो। कौन कौन? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, यानी वो प्रॉफिट या वो लॉस जो गुड्स खरीद के लाकर बेचने के टाइम पे हो, जिससे ये अंदाजा लग जाए कि गुड्स प्रॉफिटेबल है कि, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट एंड। इज दैट क्लियर एवरीवन? वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को इनकम स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। कितना स्टेटमेंट बनाना पड़ता है? 3। दो तो सेम है, द टू स्टेटमेंट्स जो हम लोग ट्रेडिंग में पढ़ रहे हैं वो सेम है। कौन कौन? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट लॉस एंड टू नो द नेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो सेम है। एक अकाउंट यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में एक्स्ट्रा पढ़ना है, एंड दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन जानना जरूरी हो जाता है कि जो गुड्स वो बना रहे हैं उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जानने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग होंगे, तो हम लोग ज्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किसका सॉल्व करेंगे? ट्रेडिंग कंसर्न। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड स्टेटमेंट पोजीशन स्टेटमेंट बनाना होता है ना, और पोजीशन स्टेटमेंट के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। सबसे ज्यादा ना मीम्स इसी पे बनते हैं, अकाउंट्स में मीम्स सबसे ज्यादा इसी पे बनते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए ना ये बहुत सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम होता है कि उसका बैलेंस शीट मैच कर जाए, ठीक है। अच्छा, मैच करता किनका नहीं है? जो बस क्वेश्चन चाहते हैं किसी तरीके से बस आंसर आ जाए, मतलब इफ योर टारगेट है कि कहीं से भी आंसर ले आओ, तो वो बड़ा परेशान होने वाला है। सुबोध को क्यों बोल रहे हो? सुबोध ही थोड़े, ठीक है। लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है ना कि अगर आपने कॉन्सेप्ट फॉलो करा सही से तो आंसर आना ही आना है, मैच करना ही करना, ठीक है। तो जो चैप्टर डिफिकल्ट लगता है अगर थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना बहुत आसान लगेगा कि इसको कैसे लोग बोलता है डिफिकल्ट। बट शर्त यही है, कंसंट्रेशन, रिवीजन, प्रैक्टिस। क्लास में कंसंट्रेट करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, ये 3 चीजें होंगी, आप कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक सीख जाओ। नाउ लिसन,
कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, यही पता चल रहा ना। फाइनेंशियल पोजीशन में हमको क्या पता चलेगा? ऑर्गेनाइजेशन के संपत्ति के बारे में इंफॉर्मेशन, द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द लाइबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, ओनर्स इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? चलें, तो इसको एक एक स्टेटमेंट देख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन प्रिपेयर करेगा? किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होंगे। किस लिए? क्या जानने के लिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जानने के लिए। सही है ना? दूसरा कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करा जाएगा? ये कौन प्रिपेयर करेंगे? दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या, किस लिए? क्या जानने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ये जानने के लिए कि जो गुड्स वो बेच रहा है प्रॉफिटेबल है कि नहीं। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द अकाउंट, ये अकाउंट भी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं। क्या जानने के लिए? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट भी दोनों ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं। क्या जानने के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द पोजीशन ऑफ ACL, assets like capital and liabilities. Is that clear everyone? Now देखो अकाउंटिंग साइकिल थोड़ा सा देखो, पूरे साल भर का काम। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आप अकाउंटेंट बन जाएंगे ना, तो आपको करना क्या क्या होगा? उस ऑर्गेनाइजेशन का जर्नल मेंटेन करना होगा। जर्नल या तो आप सिंगल रजिस्टर में मेंटेन कर लो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन है, तो एक सिंगल रजिस्टर में मेंटेन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो फिर आप जर्नल को डिवाइड करके, यानी जिसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक, कैश बुक मेंटेन करोगे, परचेज बुक, सेल्स बुक, यानी जितना रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप रजिस्टर्स मेंटेन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम क्या है। क्लियर है? तो जर्नल सबसे पहला रजिस्टर, इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद सीधा कहां जा रहा है? लेजर में। लेजर में क्लासिफाइड फॉर्म में अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, सो दैट की सिंगल अकाउंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे आपको मिल जाए। अच्छा, लेजर के बाद हम ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। सबको आता है प्रिपेयर करना ना? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड कौन कौन सा टर्म होता है क्रिश? व्हाट आर द टर्म्स इन डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस? एसेट्स और बस, कौन बताएगा? Who else? ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में बैठो। ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में कौन कौन सा कैटेगरीज का अकाउंट होगा? AED, एसेट, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स। 3 कैटेगरी डेबिट साइड होता है और 3 कैटेगरी क्रेडिट साइड होता है, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। कहीं कहीं पे 2 भी लिखा हुआ ना तो भी ठीक है, बट आप यहाँ पे 3 जानबूझ के रखा है, बिकॉज एसेट और एक्सपेंसेस तो डेबिट कॉलम में रहता ही है, ड्रॉइंग्स का इंफॉर्मेशन भी ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट कॉलम में दिखता है। तो यहाँ पर हमारा ना ये 6 कैटेगरी वाला ज्यादा सुइटेबल लग जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर हम सिर्फ कहेंगे 5 ही कैटेगरी है, तो 3 तो चला गया क्रेडिट साइड में, अब 2 है डेबिट साइड में, और यहाँ पे ड्रॉइंग्स आ जाएगा तो कंफ्यूजन तो होगा। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है। आपको याद रखना कि ट्रायल बैलेंस में इधर कोई अकाउंट एसेट की कैटेगरी में हो सकता है, या वो एक्सपेंसेस हो सकता है, या फिर वो ड्रॉइंग। सिमिलरली ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड या तो वो लाइबिलिटीज हो सकता है, या फिर इनकम हो सकता है, या फिर कैपिटल हो सकता है। ये एसेट, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल। 3 है डेबिट साइड में और 3 है क्रेडिट साइड में। 3 categories on the debit side of trial balance and 3 categories on the credit side of trial balance. क्लियर है? अच्छा, ट्रायल बैलेंस हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लिए हो ना, तो आपको फाइनल अकाउंट बनाना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सो टू एड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन को हेल्प करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का एक रीजन तो है मैथमेटिकल एरर जानना, अमाउंट के एरर को जानना, अरिथमेटिकल एरर है कि नहीं है ये जानने के लिए। और दूसरा रीजन है कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया जाता है, सो दैट कि वी कैन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इन एन इजी मैनर, आसानी से बनाने में हेल्प हो जाए, इसके लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। सो ये मेरा पूरा अकाउंटिंग का साइकिल है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल बैलेंस।
इज दैट क्लियर? 3 कैटेगरी, डेबिट साइड, 3 कैटेगरीज ऑफ द क्रेडिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस क्या, अगर डेबिट साइड में कोई भी कॉलम में अमाउंट, डेबिट कॉलम में अमाउंट है, इट कैन ईदर बी एन एसेट और एक्सपेंसेस और ड्रॉइंग। क्लियर है? ड्रॉइंग्स तो आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, तो मेनली आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या वो एसेट है कि एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? ऑन द अदर हैंड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में या तो वो एक टर्म लाइबिलिटीज होगा या फिर इनकम होगा या क्या, कोई दिक्कत? आगे चलें। अभी देखो हमने इनकम स्टेटमेंट कितना बनाना है, दो इनकम स्टेटमेंट बनाना है ना, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इनकम हमें यानी प्रॉफिट अगर हमको जानना है तो हम प्रॉफिट कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा ना। हाँ, तो चाहे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालो या नेट प्रॉफिट निकालो, यू हैव टू डू द सेम थिंग। इनकम से क्या माइनस कर देना है? एक्सपेंडिचर को। तो अब यहाँ पे सोचो, एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा एक्सपेंस होगा जो ट्रेडिंग में जाएगा और कुछ ऐसा एक्सपेंस होगा जो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस में। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा खर्च ऐसा है जो ट्रेडिंग में जाना चाहिए और कौन सा खर्च ऐसा है जो प्रॉफिट एंड व्हाट आर दी बेसिस? तो इसके लिए एक्सपेंसेस को डिवाइड किया गया। यहाँ पे एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है? और दूसरा कैटेगरी है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर कभी भी 2 कैटेगरीज हो ना, तो आप एक को पहचानना शुरू कर दो, दूसरा खुद ब खुद पहचान में आ जाए। नहीं, एक को छाट के अलग कर लो, दूसरा खुद अलग हो गया। सो हेयर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस को अलग करना सीखेंगे। कौन सा एक्सपेंस को? सो डायरेक्ट एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो ये कि वो खर्च जो एमएफपी से रिलेट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री परचेजेस, या तो गुड्स बनाने का खर्चा है, या फैक्ट्री में लगने वाला खर्चा है, या फिर गुड्स खरीद के लाने तक का खर्च। ऐसा सारा खर्च कैसा खर्च होगा? क्लियर है? पहचानेंगे। पहचानने का तरीका बता रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिलेंगे। एग्जाम्पल तो एक पेज में आपको दिखेगा। अगर आप बुक ओपन करोगे ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस के बहुत सारे खर्च देखने को मिलेंगे। हम उस बुक का वो स्टेटमेंट भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्लास में, सो दैट कि आपके माइंड में एक बार वो सारा एक्सपेंसेस सामने आ जाए जो डायरेक्ट कैटेगरी का है। ठीक है, सो दैट कि क्वेश्चन जब सॉल्व करो और वो टर्म्स आए तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लो। लेकिन याद रखो, रूल यही है। रूल क्या है? कौन सा खर्चा? वो खर्च जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और परचेज से रिलेट करेगा। कैसा खर्च होगा? तो बाकी इन तीनों को छोड़ के जो खर्च होगा वो कैसा खर्च होगा? तो इनडायरेक्ट खर्च हो सकता है सेल्स से रिलेट करे, ऑफिस से रिलेट करे, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो, सेलिंग का खर्चा हो, फाइनेंस का खर्चा हो, या डेप्रिसिएशन हो। ये सब का सब कैसा खर्च है? इज दैट क्लियर? और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन किया किस लिए गया? इसलिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना, वो या तो अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, और अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो किस अकाउंट में जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। इज दैट क्लियर? किस साइड एक्सपेंसेस है ना? डेबिट साइड। वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ जाएगा? सीधा का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड? इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? एनीवन? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आपको क्या सीखना है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो डायरेक्ट खर्च किसको बोलेंगे? जो खर्च मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और परचेज से रिलेटेड करेगा। और इनडायरेक्ट खर्च किसको बोलेंगे? वो खर्च जो एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स, ऑफिस, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस, सेल्स, यानी 3 को छोड़ के बाकी कोई भी कैटेगरी का खर्चा है ना, कहाँ ले लोगे? इज दैट क्लियर? पहचान लेंगे। ठीक है, और बाकी जब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ना, मतलब कल अगर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट पहले डिस्कस करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग द एग्जांपल ऑफ व्हाट? डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बाकी कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिपरेशन। कौन से अकाउंट का? आज कॉन्सेप्ट का पॉइंट आ गया, सारा थ्योरेटिकल पॉइंट। कल ट्रेडिंग अकाउंट का लेक्चर, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा टर्म जाता है, किस साइड जाता है, क्यों जाता है। ठीक है, ये कल का डिस्कशन है। अभी जितना भी लेक्चर अभी बैक टू बैक आएगा ना, ऑलमोस्ट हम समझते हैं कि 5 to 7 लेक्चर्स वो इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है।
और रिकॉर्डेड फॉर्म में उतने ही लेक्चर डालेंगे इस चैप्टर से, और हर एक स्टूडेंट का वो कवर्ड होना चाहिए। कर लोगे? जो लोग लाइव क्लास में हो तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर रिवीजन करना हो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग लाइव अटेंड नहीं किए उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो इन टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, तो अब कोई क्लिक कर लो फोटो और शेयर कर देना ग्रुप में, बॉयज साइड से एक और गर्ल्स साइड से एक। जल्दी कोई। और नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? हो गया? हो गया? जल्दी। हो गया एवरीवन? तो क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने आज की क्लास में?